बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 3 किस्तें सुन चुके हैं। अब चौथी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। दौड़ना भागना आर्मी के हर कोर्स, खेल और कैडर का जुज लानिफिक है। हम भी सुबह की सख्त तरीन पीटी के बाद फायरिंग रेंज पर पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर शिद्दत से मुंतजिर नजर आए। चूंकि पीटी और फायरिंग के इंस्ट्रक्टर अलग-अलग थे, इसलिए फायरिंग इंस्ट्रक्टर वहां पहले से मौजूद थे। सूबेदार राव तसव्वुर साहब हमें पढ़ाने लगे। स्नाइपिंग आप लोगों के लिए कोई नया मौजू नहीं है, लेकिन अल्फाज के तकरार और दुहराई से हमेशा इंसान को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। बाज़ औक़ात तो यूं होता है कि कोई बात दूसरी या तीसरी दफा समझाने पर इंसान के दिमाग में बैठती है। हम आज भी ज्यादातर पुरानी बातों को दोहराएंगे। इसका यह मतलब लेना भी बिल्कुल गलत है कि कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, गोया हम दोहराई के साथ पढ़ाई भी करेंगे। आप जानते होंगे कि एक अच्छे स्नाइपर के लिए चंद बातों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि वो अच्छा निशानेबाज हो, छुपाओ तिलबेज का माहिर हो, जंगी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हो, उससे नक्शा बीनी पर अबूर हो, बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त का मालिक हो और जल्दी से फैसला करके उस पर अमल करने की अहलियत रखता हो। गो इसके अलावा भी कई खुसूसियात एक अच्छे स्नाइपर से तवक्का की जा सकती हैं, मगर उनकी हैसियत सानवी है। जहाँ तक ताल्लुक है निशानाबाजी का, ये एक कुदरती सलाहियत होती है और ज्यादा सिखलाई इस सलाहियत को मजीद पॉलिश करती है। अगर एक आदमी कुदरती तौर पर अच्छा फायरर नहीं है तो ज्यादा प्रैक्टिस से उसका फायर बेहतर तो हो सकता है, बेहतरीन नहीं हो सकता। मतलब वो अच्छा सिपाही बन सकता है, अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता। निशानाबाजी के अलावा जल्दी और बर वक्त फैसला करने की सलाहियत भी एक आदमी को कुदरती तौर पर मुयस्सर होती है। अलबत्ता बाकी की सलाहियतें मशक की मुतकाजी होती है। जैसे छुपने के लिए ये जानना जरूरी है कि चीजें नजर क्यों आती हैं। कोई बता सकता है चीजें नजर क्यों आती हैं? राव साहब हमें तबादला ख्याल के अंदाज में लेक्चर देते। जी सर। शहजाद जल्दी से बोला। शक्ल सूरत से, साय से, हरकत से, फौजी साजो सामान से, सतह से, पसे मंदर से, दरमियानी फासले से। गुड। अब जबकि हमें पता चल गया कि हम किस वजह से नजर आ सकते हैं, तो छुपने के लिए हमें इन बातों से परहेज करना होगी। देखिए, भेड़ों के रेवड़ के दरमियान चलता हुआ गडरिया हमें फौरन नजर आ सकता है, लेकिन वही गडरिया अगर अपने हाथ जमीन पर टेक कर घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो यकीनन उसका नजर आना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? जी सर, हम एक जुबान बोले थे। इसी तरह सरसब्ज झाड़ियों के बीच सफेद, सुर्ख, जर्द रंग वगैरह किस्म का लिबास पहनकर छुपने की कोशिश करना नाकामी को गले लगाने वाली बात है। अलबत्ता सब्ज रंग का लिबास आपको सब्जे का हिस्सा बना देगा। उसके बरक्स अगर आप बर्फीले इलाके में हैं तो वही सब्ज रंग आपको फंसा देगा। वहां आपको सफेद रंग का लिबास छुपने में मदद दे सकता है। इसके साथ ये भी याद रखें कि साकन अशिया के दरमियान आपकी जरा सी हरकत बड़ी आसानी से मुशाहिदे की जद में आ जाएगी और स्काई लाइन पर हरकत तो एक स्नाइपर के लिए तबाहकुन है। उनकी बातें जारी रहीं। राव साहब का किसी भी मौजू पर लेक्चर सुनकर मेरे दिल में यही ख्याल जन्म लेता था, मैं इस मौजू के बारे में बहुत कम जानता हूँ। हमेशा उनके लेक्चर में नए नए निकात और उम्दा मालूमात की भरमार होती। 2 पीरियड पढ़ाई के बाद हम फायर करने लगे और बकिया दिन इसी काम में गुजरा। 2 हफ्तों के बाद हमारा टेस्ट होना था, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर निशानाबाजी के थे। पहले हफ्ते के इख्तिताम पर मैंने वीक एंड लिया, लेकिन घर जाने की बजाय मैंने सवाबी का रुख किया था। हमारे उस्ताद हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मगर इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुकाबले के टेस्ट से पहले उस्ताद उमर दराज से कोई रहनुमाई ले लूं। यकीनन इसके पास अमली तजुर्बा मौजूद था। सवाबी से 20-22 किलोमीटर आगे उसका गाँव था। शेवा नाम का गाँव काफी बड़ा था। उसका मकान ढूंढने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई थी। दरवाजे पर इतलाई घंटी की गैर मौजूदगी में मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा। दरवाजा उस्ताद उमर दराज ही ने खोला। अरे जीशान बेटा, मुझे देखते हुए उन्होंने हैरानी से कहा और इसके साथ ही मुआनके के लिए बाजू वाह कर दिए। जी सर, मैंने एहतराम से जवाब दिया। अंदर आ जाओ। उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। वैसे सर, शायद मैंने अपना नाम आपको नहीं बताया था। मैंने घर में दाखिल होते हुए हैरानगी से पूछा। यह सवाल इस बात का सबूत है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को आम जिंदगी में बरोकार नहीं ला रहे। भला वो कैसे? उस्ताद उमर दराज के इशारे पर मैं सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया था। भूल गए उस दिन जब तुम लोग वापस जा रहे थे तो तुम्हारे दोस्त ने नाम लेकर तुम्हें पुकारा था, और एक स्नाइपर की यादाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि उसे हफ्ते डेढ़ में उसे किसी का नाम भूल जाए। उसकी बात सुनकर मैं शशदर रह गया था। वाकई में उसकी यादाश्त और मुशाहिदा गजब का था। किसी दूसरे के पुकारने पर किसी का नाम यूं याद रख लेना बज़ाहिर नजरे आम सी बात है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो इस बात का अंदाजा होगा कि क्या हम सरसरी मुलाकात में किसी का नाम इस तरह याद रख सकते हैं। यकीनन सैकड़ों में कोई एक आहद बंदा ही याद रख पाता होगा। सर, आप कुदरती स्नाइपर हैं। मैं तारीफ किए बगैर न रह सका।
वाह, एक नाम याद रखने से मैं स्नाइपर बन गया। सर नाम तो मैं एक वक्त में दर्जनों याद कर लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यादाश्त भी बहुत अच्छी है, मगर आपका अंदाज थोड़ा निराला लगा। वो हंसा। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय या ठंडा चलेगा? मौसम की मुनासबत से तो ठंडा ही बेहतर रहेगा, मैंने बगैर किसी तकल्लुफ के जवाब दिया। उसने वहीं से जोरदार हाँक लगाई, विश्मा, और उसके बाद पश्तो में जो कुछ कहा इसमें सिर्फ शरबत का लफ्ज मेरे पल्ले पड़ा था। और फिर इससे पहले कि मैं विश्मा के बारे कोई अंदाजा लगाता, वो अपना तारुफ करवाने लगा। उसकी नरीना औलाद नहीं थी, 2 बेटियां थीं जो कि कब की अपने घरों की हो गई थीं, बल्कि अब तो खुद बच्चों वाली थी। इन दिनों वो अपनी घरवाली के साथ अकेला ही रह रहा था और यही वजह थी कि वो मुझे सीधा घर के अंदर ले आया था, वरना पठानों में किसी को घर के अंदर ले जाने का रवाज जरा कम ही है। मेहमानों की खातिर हर घर से मुल्हिक बैठक मौजूद होती है। शरबत बनाकर उसकी बीवी वहीं ले आई। जग गिलास टेबल पर रखकर उसने मेरे सर पर हाथ रखकर पश्तो में कुछ कहा, जिसका तर्जुमा उस्ताद उमर दराज ने कहा। वो मुझसे हाल चाल पूछ रही थी। ठीक ठाक हूँ खाला जी, बस आपकी दुआ चाहिए, मैंने उर्दू में कहा। मेरी बात का तर्जुमा भी उस्ताद उमर दराज ने पश्तो में किया और वह सर हिलाते हुए वापस चली गई। उस्ताद उमर दराज ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे अब पश्तो सीख लेना चाहिए। ये कहकर वो गिलास भरने लगा। सही फरमाया। शरबत का गिलास उसके हाथ से थामते हुए मैं इत्मीनान से बोला, फिलहाल तो आप मुझे निशानाबाजी के बारे में कुछ सिखाएं। इतने अच्छे निशानाबाज हो तुम। शायद ऐसा ही है, मगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो किसने कहा कि तुम मुझसे कम हो? सर गो आप कसरे नफ्सी से ये कह रहे हैं, इसके बावजूद मैं फूले नहीं समा रहा। अब ऐसा भी नहीं है सर, आप छोड़े भी, ये ना हो मैं फूल कर फट ही जाऊं। और मेरी यादाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू हर्फ बहर्फ याद है कि मेरे फायर में आपको कौन कौन सी खामियां दिखाई दी थी। अब मैं वो और इस जैसी मजीद खामियां दूर करने आया हूँ। बेटा इसके लिए आपके उस्ताद मौजूद है ना? उसने हैरानगी से पूछा। या इनसे मुतमिन नहीं हो? नहीं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, खासकर राव तसव्वुर साहब तो बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं। मैं खुलूस दिल से बोला, लेकिन आप तो इनके भी उस्ताद हैं, बल्कि उनके उस्तादों के उस्ताद। हाँ, मगर अब तो कई जदीद राइफल्स मुतारफ हो गई हैं और हम ठहरे माजी के स्नाइपर। सर निशानाबाजी की असल तकनीक तो वही है ना? वो मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा ठीक था कि काफी जिद्दी हो। परसों शाम को मेरी वापसी है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हथियार तो यकीनन साथ नहीं लाया होगा? उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सर आप तो आर्मी के कवानीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, यूं ही पूछ लिया था। वैसे मेरे पास ड्रैगनो मौजूद है। ओह वेरी गुड, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। ड्रैगनो स्नाइपर राइफल रूस की इजाद करदा एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। हालांकि अमूमी तौर पर स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन होती हैं, मतलब हर दफा फायर के बाद राइफल को काक करना पड़ता है। उसकी रेंज 1000 मीटर है और मैगजीन में 10 गोलियों की गुंजाइश है। इसका बुलेट स्टायर स्नाइपर जितना ही होता है, मतलब 7.62 mm। बस मियाँ, शौक था, पिछले साल कुछ रकम हाथ लगी और मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। ठहरो तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद ड्रैगनो राइफल को हाथ में पकड़े कमरे से बरामद हुआ। राइफल की भूरी बॉडी चमक रही थी। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उस्ताद उमर दराज इसकी सफाई का खसूसी एहतमाम करता है। ये देखो, उसने राइफल इस अंदाज में दोनों हाथों में पकड़कर मेरे हवाले की, गोया वो कोई मुकद्दस सहीफा हो। मैंने उसके हाथ से राइफल थामते हुए अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक सबसे पहले राइफल की मैगजीन उतारी और फिर 2 दफा काक करके उसके खाली होने का यकीन करने के लिए उसकी बैरल ऊपर की तरफ करके मैंने ट्रैगर प्रेस किया और पूछा, काफी महंगी आई होगी? नहीं, मेरे शौक से थोड़ी कम कीमत ही थी इसकी। हाँ सर, शौक से तो हर कीमत कम ही होती है। और इसकी टेलीस्कोप साइट? मैंने बेसाख्ता हंस कर पूछा। खरीदी थी, इसका बगैर ये राइफल किस काम की? सही कहा सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त शाम की अजान होने लगी थी। वुजू करके हम मस्जिद में चले गए। वहाँ काफी आदमियों ने मुझे पहचान लिया था। अवैस की शादी के दिन मैंने निशानाबाजी का जो मुजाहिरा किया था वो उन्हें भूला नहीं था। वो तमाम मुझे बहुत मोहब्बत और अकीदत से मिले थे। नमाज के बाद काफी आदमी वाजिद थे कि मैं उनके घर खाना खाने चलूं, मगर उस्ताद उमर दराज खुद एक रवायती पठान था। घर आई रहमत को किसी और के घर नहीं जाने दे सकता था। खाना खाकर हम ईशा की नमाज तक गपशप करते रहे। नमाज पढ़कर उस्ताद उमर दराज बैठक ही में राइफल उठा लाया और मुझे निशानाबाजी के मुतल्लिक खास खास बातें बताने लगा। पता है फायर पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज कौन सी है? हवा। मैंने बगैर किसी झिझक के बोला। गुड। उसने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। फायर पर असर अंदाज होने वाले अमूर में हवा सबसे ज्यादा अहम है और यकीनन तुम जानते हो कि जूं जूं फासला बढ़ता जाएगा, फायर होने वाली गोली पर हवा का असर बढ़ता जाएगा। एक स्नाइपर ने लंबे फासले से हदफ को निशाना बनाना होता है, इसलिए उसे हवा की इकसाम, फायर शुदा गोली पर हवा का असर और उसके तदराक के बारे में मालूम होना चाहिए। बुनियादी तौर पर हवा की 4 इकसाम होती हैं: हल्की हवा, दरमियाना हवा, ताज़ा हवा और तेज हवा।
उस्ताद उमर दराज हवा के फायर पर असरअंदाज होने पर तफसील से रोशनी डालने लगा। गो इनमें अक्सर बातों का मुझे पहले से पता था, मगर काफी नई बातें भी सुनने को मिली। हवा के तज़किरे के बाद वो धूप, धुंध, ठंड, बारिश, नमी, दर्जा हरारत और गीले एमुनेशन वगैरह के बारे में भी तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तकरीबन ये तमाम बातें तुम्हें पहले से मालूम होंगी, मगर मैं चाह रहा था कि हर बात दोहराई जाए ताकि कल अमली तौर पर बुरोकार लाते वक्त ये बातें हमारे जहन में हो। नहीं सर, तमाम तो नहीं, अलबत्ता अक्सर बातें मेरे इल्म में थी। अच्छा, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह इंशाल्लाह अमली तौर पर मश्क करेंगे। सर, एक बात पूछना थी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने अपने दिल की खलज दूर करना चाही। हाँ हाँ पूछो। ये यूसुफ खान कौन था? कौन यूसुफ खान? उस्ताद उमर दराज ने हैरानगी से पूछा। वो जिस दिन हम शादी के सिलसिले में यहाँ आए थे, उस दिन एक भाई ने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि मैंने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है। उस्ताद उमर दराज मुस्कुराया। खैर, ये तो उसने मुबालगा आराई से काम लिया था। ये तो है सर, वक्ती जोश में आकर काफी हजरात मुबालगा आराई में मुलव्वस हो जाते हैं। वैसे तुमने यूसुफ शेरबानो का किस्सा नहीं सुना? नहीं सर, मैंने नफी में सर हिलाया। उस्ताद उमर दराज चंद लम्हे सोच कर कहने लगा, ये बहुत दिलचस्प दास्तां है जीशान। यूसुफ खान और शेरबानो इस इलाके के हकीकी किरदार हैं। जो शेवा गांव से मुलहिक पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसे करमाड़ पहाड़ी कहते हैं। इसकी चोटी पर दोनों का मजार बना हुआ है। यूसुफ खान तरलांदी गांव का था और शेरबानो शेरागंड गांव की थी। यूसुफ खान वालिदैन का अकलौता बेटा था और शिकार का शौकीन था। उसकी एक बहन भी थी जो इससे छोटी थी। वो हिरन के शिकार के लिए करमाड़ पहाड़ी पर जाया करता था। वह नहायत हसीन जमील और पुरकशिश जवान था। एक दिन शिकार पर जाते हुए उसकी मुठभेड़ शेरबानो से हो गई, जो बजाते खुद हुस्न का मुजस्मा थी। उसे देखते ही शेरबानो दिल हार बैठी। अब वो रोजाना यूसुफ खान का इंतजार करती कि उसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा सके, और फिर ज्यादा दिन उससे सबर न हो सका और एक दिन उसने यूसुफ खान को रोककर अपने दिल का हाल कह सुनाया। उसकी शक्ल सूरत ऐसी न थी कि यूसुफ खान इनकार करने के काबिल होता। वो भी दिलो जान से उस पर फरिश्ता हो गया। यूसुफ खान का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था। इसी तरह शेरबानो का ताल्लुक भी सफेद पोश तबके ही से था। बज़ाहिर नजर उनकी मोहब्बत की राह में कोई रुकावट मौजूद नहीं थी। बस यूसुफ खान शेरबानो का रिश्ता लेकर अपने सरपरस्तों के हमरा उनके घर पहुंच गया। लेकिन यह असूल दुनिया है कि दुनिया वाले मोहब्बत की राह में रुकावटें डालते रहते हैं। शेरबानो के हुस्न की वजह से उसके भी कई तलबगार थे। शेरबानो के वालिदैन ने यूसुफ खान को टालने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। इतनी रकम उसकी अदाई यूसुफ खान की बसात से क्या, उसके पूरे खानदान की बसात से बाहर थी। मगर वो आशिक सादिक जरा न घबराया और शेरबानो के वालिदैन से मोहलत तलब कर रकम के हसूल के लिए अपना घर बार छोड़कर अकबर बादशाह की फौज में मुलाजम हो गया। वो एक अच्छा सिपाही था। जल्द ही उसने अकबर की फौज में अपने कदम जमा लिए और फिर उसकी खुशकिस्मती के किसी बागी रियासत के नवाब की सरकोबी के लिए अकबर ने एक लश्कर भेजा और यूसुफ की सलाहियतों को देखते हुए इस मुख्तसर लश्कर की सिपाहसालारी उससे सौंप दी गई। उस जंग में यूसुफ खान को फतह हुई। अकबर बादशाह उसकी कारकर्दगी के मुतल्लिक सुनकर बहुत मुतासर हुआ और उसने खुश होकर उसे शर्फ़े मुलाकात बख्शा। दुराने मुलाकात उसने यूसुफ खान से अपनी फौज में उसकी शमूलियत की वजह दरियाफ्त की। जवाबन यूसुफ खान ने सारी कहानी कह सुनाई। बादशाह ने उसी वक्त इतनी रकम यूसुफ खान के हवाले करने का हुक्म दिया जिससे वो शेरबानो के वालिद का मुतालबा पूरा कर सके और फिर रकम की हिफाजत और यूसुफ खान को बाहिफाजत उसके इलाके तक पहुंचाने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भी उसके हमरा रवाना किया। यूसुफ खान करीबन 10 बरस बाद वापस वतन लौटा था। उसकी बदकिस्मती की जिस वक्त वो अपने इलाके में पहुंचा उसे इतला मिली कि शेरबानो की शादी किसी और से तय पा गई है। यूसुफ खान को यह इतला स्वाबी के मशहूर गांव दो बया में मिली थी। यूसुफ खान वहां पड़ाव डालने की तैयारियों में था। यह खबर सुनते ही वो बगैर किसी ताखीर के शेरबानो के गांव शेरागंडा की जानिब रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने सारी रकम शेरबानो के वालिदैन के कदमों में ढेर कर दी। मगर अब इसमें एक दूसरा खानदान भी मुलव्वस हो गया था जिस खानदान के लड़के से शेरबानो की निस्बत तय हुई थी। वह हथियार सौंध कर बाहर निकल आए और लड़ने मरने पर तैयार हो गए। यूसुफ खान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अपनी जिस महबूबा के लिए उसने दर दर की खाक छानी थी और वो इसे किसी दूसरे के हवाले करने पर कैसे तैयार हो सकता था। दोनों तरफ के जंगजू आमने सामने हो गए। घुमसान का रन पड़ा जिसमें दोनों तरफ के काफी लोग मर गए। इस लड़ाई में फतह यूसुफ खान को हुई और बिलाकर वो शेरबानो को हासिल करने में कामयाब हो गया। अपनी दुल्हन को लेकर वो घर पहुंचा। वो मनते मुरादे पूरी होने की रात थी। जब वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए नजदीक हुआ तो शौक और शंग महबूबा ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी, यूसुफ खान, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम हिरन के शिकार के लिए जा रहे थे और अब मैं मुंह दिखाई में भी हिरन के गोश्त की तलबगार हूँ, ऐसा हिरन जो तुमने अपने हाथ से शिकार किया हो। यूसुफ खान ने महबूबा की शर्त पर सर तस्लीम खम किया और रात के इसी पहर तीर कमान उठाकर करमाड़ पहाड़ी की जानिब रवाना हुआ।
वो महबूबा से वसल में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके 2 पालतू कुत्ते भी उसके हमरा थे और फिर उसकी बदकिस्मती के पहाड़ी की बुलंदी पर उसका पांव फिसला और महबूबा की शर्त पूरी करने की हसरत दिल में लिए वो करीबन 100 मीटर गहराई में जा गिरा। वफादार जानवर मालिक को गिरते देखकर भौंकते हुए वापस घर की जानिब भागे। घर वालों ने दोनों कुत्तों को दर्दनाक अंदाज में भौंकते देखकर जान लिया कि यूसुफ खान के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। कुत्तों के पीछे दौड़ते हुए जब वो उस जगह पहुंचे तो यूसुफ खान अपनी आखिरी सांस ले रहा था। कम से निढाल महबूबा ने बेताबाना महबूब शोहर का सर अपनी गोद में रखा और यूसुफ खान उसे हसरत भरी नजरों से देखता हुआ काल के हकीकी से जा मिला। यूसुफ खान को इसी पहाड़ी की चोटी पर दफन किया गया। उसके बाद शेरबानो भी ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी और जल्द ही उसकी रूह अपने महबूब से जा मिली और उसे भी उसके महबूब के पहलू में दफन कर दिया गया। उनकी कब्रें आज भी उस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं और मोहब्बत करने वाले वहां अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए दूर दराज से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं ताकि उनकी मोहब्बत कामयाबी से हमकिनार हो। अब यहाँ मन्नत पूरी होती है या नहीं ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, मगर जाहिलों ने अकीदा यही बनाया हुआ है कि पश्तो के मशहूर शायर जोशी अली हैदर ने यूसुफ खान और शेरबानो के मुतल्लिक काफी दर्दनाक अशार कहे हैं जिन्हें पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं। उस्ताद उमर दराज वो दर्दनाक कहानी खत्म करते हुए पूछने लगा, अब बताओ जीशान, क्या तुमने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है? नहीं सर, मैंने नफी में सर हिलाकर कहा। मैं तो फिलहाल यूसुफ खान के गांव वालों से फायरिंग के ढंग सीखने आया हुआ हूँ। उस्ताद उमर दराज बेसाख्ता हंस दिया। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। मैंने हस्बात में सर हिला दिया। अगले दिन हमने सुबह की नमाज के बाद नाश्ता किया और फिर करमाड़ पहाड़ के दामन में पहुंच गए। आज मुझे वहां मोहब्बत की अनोखी दास्तान के दोनों किरदारों की खुशबू बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस्ताद उमर दराज अपने एक दोस्त को भी मददगार के तौर पर साथ ले आया था। घी के कंस्तर से बनाया गया हदफ, जिसकी हेत बिल्कुल दरमियानी जिसामत के आदमी जैसी थी, उस पर सफेद कागज चिस्पा किया गया था। हदफ हमने पहाड़ी की जड़ में गाड़ा और उसके साथ एक गहरे गड्ढे में अपने साथ लाने वाले आदमी को भी बिठा दिया। उसका काम हमें गोली लगने की जगह इशारा से बताना थी और फिर गोली से बनने वाले सुराख पर गूंद से एक छोटा सा कागज चिस्पाना था। क्योंकि हम हर गोली के बाद हदफ को करीब से नहीं देख सकते थे, हम 500 मीटर के फासले पर पहुंचकर फायर करने लगे। इस दौरान उस्ताद उमर दराज अपनी रात की गुफ्तगू को अमली तौर पर पुरकार लाने के बारे में बताता रहा। 500 मीटर से कामयाब फायर के बाद हम 600 मीटर पर चले गए। इसी तरह फासला बढ़ाते बढ़ाते आखिर में हम 900 मीटर से फायर कर रहे थे। पहली दोनों गोलियों में मैं टारगेट हिट नहीं कर सका था। उस्ताद उमर दराज ने कहा, देखो बेटे, ड्रैगनोव राइफल से 1000 मीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है और तुम 900 मीटर के फासले पर नाकाम हो रहे हो। वजह मालूम है? मेरे नफी में सर हिलाने पर उसकी बात जारी रही। इसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 कि तुम्हारा एमुनेशन काफी देर से धूप में पड़ा है। मैंने जानबूझकर ये बात नजरअंदाज की रखी कि शायद तुम गौर कर लो, मगर तुमने तवज्जो ना दी। और जानते हो, जब एमुनेशन गर्म हो तो इसकी वजह से चैम्बर में प्रेशर बढ़ता है और गोली निशाने पर नहीं लगती। और दूसरी बात यह कि तुम पहली दफा ड्रैगनोव राइफल से फायर कर रहे हो और ये आम स्नाइपर राइफल के बरक्स सेमी ऑटोमेटिक है। इस वजह से आम स्नाइपर राइफल के बरक्स इससे फायर करते वक्त झटका ज्यादा लगता है और लाशौरी तौर पर इस झटके को सहारने के लिए राइफल पर तुम्हारी ग्रिप सख्त हो रही है। इसके अलावा तुम इस झटके को सहारने के लिए कंधे को भी थोड़ा सा आगे कर रहे हो। तीसरी बात यह है कि धूप बहुत तेज हो गई है। यह वक्त आइडियल फायर के लिए गैर मौजू है। सर, जरूरी तो नहीं कि अमली जिंदगी में हदफ मौजू वक्त में आए। देखो, पहले तुम इन गलतियों को दुरुस्त करो जो आसानी से दुरुस्त की जा सकें। मतलब एमुनेशन को धूप से बचाओ, राइफल के फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए वो गलती ना करो जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये तो मैं कर लूंगा सर, मगर धूप से कैसे बचूं? धूप से बचाव मुमकिन नहीं, पर हदफ को तो बड़ा किया जा सकता है। मैं समझा नहीं। मेरे लहजे में हैरानी थी। अच्छा ये बताओ, एक इंसान के सर का हुजम कितना होता है? करीबन 8 से 10 इंच ऊंचा और 6 इंच चौड़ा। गुड कहकर उसने एक और सवाल जड़ दिया। और सर को निकालकर ऊपरी धड़ कितना लंबा चौड़ा होता है? करीबन 2 फीट लंबा और 18 से 20 इंच चौड़ा। बाजू शामिल नहीं है। तो बस सर के बजाय छाती में गोली मारो। स्नाइपर राइफल की गोली अगर किसी की छाती में लग जाए तब भी उसका बचना मुश्किल होता है और हिफ्ज़ मातुकद्दम के तौर पर दूसरी गोली भी मारी जा सकती है। उस्ताद उमर दराज की बात मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए तीसरी और चौथी गोली मैंने कामयाबी से हदफ की छाती में मार दी। उस्ताद उमर दराज ने मेरी पीठ ठोंकी। देखा, बस इतनी सी बात थी, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ गई। जी सर, मैं सादतमंदी से बोला, हालांकि मैं कह सकता था कि इतनी जल्दी कहाँ आई। मैं कई साल से स्नाइपर की ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ, मगर ऐसा कहना उस्ताद की बेअदबी होता। अच्छा अब खाना खाने चलते हैं, उसने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। खाना हमने घर जाकर खाया। इसके बाद हमने जोहर की नमाज पढ़ी और दोबारा उसी जगह पहुंच गए।
फायर की मशक करने लगे। शाम की अजान के साथ हमने मशक खत्म की और घर लौट आए। रात गए तक उस्ताद उमर दराज मुझे अपने वाकयात ऐसे अंदाज में सुनाता रहा जिनमें फायर की बारीकियों और मौका महल की मुनासबत से एक स्नाइपर की तरजीहात वाज़ेह होती। अगले दिन भी हम दोपहर तक मशक करते रहे। इसके बाद मैं उस्ताद उमर दराज से इजाजत लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। सवाबी की हदूद तक अनदेखे यूसुफ खान की परछाइयां मेरी सोच में सरगर्दा रहीं। अपनी यूनिट में पहुंचकर मैं इस कहानी को ज़हन से झटक कर अपने कोर्स की तैयारियों में मसरूफ हो गया। यूं भी इस जालिम दुनिया में जाने कितने यूसुफ खान और कितनी शेरबानो समाज के अंधे कानून की बलि चढ़ गए हैं। और अगर कोई सख्त जान हर आजमाइश अबूर करके अपनी मोहब्बत के करीब पहुंच भी गया तो मुकद्दर ने उसे ऊंधे मुंह गिरा दिया। सोमवार को मैंने पहली मशक में 1300 मीटर के फासले से सारी गोलियां हदफ पर हिट कर दी। हम हैवी स्नाइपर राइफल से फायर कर रहे थे और इसी राइफल की टेलीस्कोप साइट के बारे पढ़ने के लिए हम में से 2 स्नाइपर्स ने अमेरिका भी जाना था। इसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। सूबेदार तसव्वुर साहब ने मुझे खसूसी शाबाश दी थी। बाकी का दिन भी मेरा फायर सबसे नुमाया रहा। उस्ताद उमर दराज की मईत में गुजरे 2 दिन मेरे लिए बहुत मुफीद रहे थे। हफ्ते के इख्तिताम पर हमारा इम्तिहान हुआ जिसमें मैंने पहली और सरदार खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। वो मुझसे 5 साल पहले भर्ती हुआ था। 3 मरतबा मिशन पर सरहद पार बिछा चुका था। बड़ा हंसमुख और पुरमजा बंदा था, लेकिन हंसमुख और पुरमजा वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए था। दुश्मन के लिए वो खालिस पठान था। घुटा हुआ जिस्म, दरमियाना कद, सुर्ख और सफेद रंगत, खूबसूरत नैनो लक्ष्य रखने वाला ये पठान बहुत मेहनती और अच्छा निशानेबाज था। उसका ताल्लुक मर्दान से था। मैं हदफ पर सिर्फ एक गोली उससे ज्यादा मार सका था। उसने खुश दिली से मुझे पहली पोजीशन की मुबारकबाद दी थी। 1 माह के अंदर हमने अमेरिका के लिए उड़ान भरना थी। ये 1 महीना तैयारियों में गुजरा। 2 हफ्ते हमें अंग्रेजी जुबान की क्लास भी अटेंड करना पड़ी ताकि वहां जाकर बोल चाल में कोई मसला न हो। इस दौरान पासपोर्ट भी बने, वीजा वगैरह लगा और फिर हम जाने के लिए तैयार थे। रवानगी से 3-4 दिन पहले हमें घर जाने की इजाजत मिली। 2-3 दिन घर गुजार कर हम वापस पहुंच गए और फिर एक दिन हम जहाज में बैठे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थे। हमारी मंजिल अमेरिका का साहिली शहर न्यू जर्सी था। वहाँ 35 ममालिक से स्नाइपर्स आए हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले स्नाइपर्स की तादाद मुख्तलिफ थी। किसी मुल्क से सिर्फ 1 स्नाइपर आया था तो किसी मुल्क से 4 स्नाइपर भी थे। इंडिया से भी 2 स्नाइपर आए थे। दोनों हिंदू थे। एक का नाम श्रीकांत और दूसरे का राजपाल था। दोनों ने बड़ी कीना तो नजरों से हमें घूरा था। पहले 2-3 दिन इंतजामी कार्रवाइयों की नजर हो गए और फिर नए हफ्ते की शुरुआत के साथ बाकायदा क्लास की इब्तिदा हुई। तमाम तलबा सिविल सूट पहन कर आए थे क्योंकि लिबास के बारे कोई हदायत जारी नहीं की गई थी। तलबा की तादाद 76 थी जिनमें 7 लड़कियां भी शामिल थीं। अमेरिका के 4 तलबा थे जिनमें से 2 लड़कियां जेनिफर और लेफ्टिनेंट कैट वाटसन थे, जबकि मर्दों में सार्जेंट रेगन वाच और सार्जेंट नॉर्मन थे। इसराइल से भी 2 लड़कियां और 2 मर्द आए थे। एक लड़की का ताल्लुक जापान से था। फ्रांस, बरतानिया, चीन या रूस जैसे ममालिक से कोई भी नहीं आया था। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया से भी 2 स्नाइपर्स आए हुए थे। यहाँ तक कि 2 स्नाइपर अफगानिस्तान से भी आए थे, लेकिन शक्ल सूरत से वो बिल्कुल अफगानी नहीं लग रहे थे। दोनों क्लीन शेव थे। तमाम स्नाइपर्स में दाढ़ी वाला एक मैं ही था। गो मेरी दाढ़ी भी बस कहने की हद तक दाढ़ी थी, मगर फिर भी मेरे चेहरे पर चंद बाल मौजूद थे। ज्यादातर मर्द क्लीन शेव ही थे। मेरा साथी सरदार खान भी शेव करता था, अलबत्ता उसके चेहरे पर घनी मूछें जरूर मौजूद थी। पहला पीरियड तारुफ ही में गुजर गया था। गो सिर्फ सरसरी सा नाम लेने से हर किसी को नाम याद नहीं रह जाया करते। अलबत्ता इस मामले में मेरी यादाश्त काफी बेहतर थी। खासकर उस्ताद उमर दराज से मिलने के बाद तो मैं इर्द गिर्द चीजों को और ज्यादा गौर से देखने लगा था। अब तो मैं आम से आम बात को भी नजरअंदाज नहीं करता था। मैंने तारुफ के दरमियान करीबन पूरी क्लास के नाम अपनी यादाश्त में महफूज कर लिए थे। जैसे ही कोई खड़े होकर अपना और अपने मुल्क का नाम बताता, मैं अपनी यादाश्त में उसका नाम बिठाकर जुबानी तौर पर भी उसका नाम दोहराना शुरू कर देता और उस वक्त तक जेरे लब उसका नाम दोहराता रहता जब तक कि दूसरा आदमी खड़ा होकर अपना तारुफ न शुरू करा देता। दूसरे पीरियड में बाकायदा पढ़ाई का आगाज हुआ। इंस्ट्रक्टर लियोपोल्ड साइट के बारे पढ़ाने लगे। गो स्नाइपर प्री कैडर के बाद हमने 2 हफ्ते तक इंग्लिश जुबान की क्लास अटेंड की, मगर फिर भी गोरे इंस्ट्रक्टर की रवानी में बोली गई इंग्लिश समझने में मुझे थोड़ी दुश्वारी महसूस हो रही थी। खैर, मैं तो फिर भी गुजारा कर रहा था कि मेरी तालीम BA थी और मुझे अंग्रेजी से अच्छी खासी शद्दोबद थी। असल दुश्वारी तो सरदार खान को थी जिसकी तालीम मैट्रिक थी, और मैट्रिक भी ऐसी कि जैसे वतन अजीज में लाखों करोड़ों जवान मैट्रिक की सनद लिए घूम रहे हैं कि नाम ही की सनद ही हाथ में पकड़ी होती है। इंस्ट्रक्टर की बातें उसके सर से काफी ऊंचे गुजरे थी। पीरियड के इख्तिताम पर मैंने अपने साथी का मसला इंस्ट्रक्टर के गोश गुजार कर दिया। एक लम्हा सोचकर उसने कंधे उचकाए और माजरत ख्वाना लहजे में कहने लगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज एनी ट्रांसलेटर टुडे, हाउ एवर आई विल ट्राई माई बेस्ट टुमारो।
आज तो किसी तर्जुमान का बंदोबस्त करना मुश्किल है, अलबत्ता कल मैं पूरी कोशिश करूंगा। हिंदू स्नाइपर श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, पढ़ लिख कर आना था ना। ये बात उसने हिंदी में कही थी। यह बात तो कारीन जानते होंगे कि हिंदी और उर्दू बोलने की हद तक करीबन एक जैसी है, अलबत्ता हर एक का रस्मुल खत मुख्तलिफ है। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, मेरा ख्याल है हम PhD करने नहीं आए। गौर इंस्ट्रक्टर की समझ में हमारी बातचीत तो नहीं आई थी, लेकिन लहजे का उतार चढ़ाव उसे महसूस हो गया था। उसने जल्दी से सबक शुरू कर दिया। ओके गाइज, वी आर लर्निंग अबाउट डिफ्लेक्शन। हमें मजबूरन चुप होना पड़ा था, वरना सरदार खान के तेवर बदलने शुरू हो गए थे। और यह तो सिर्फ मुझे मालूम था कि वो खुश इखलाक सा पठान अंदर से खालिस और खरा पठान था। हिंदू से वो इतनी ही नफरत करता था जितना कि वो इसके मुस्तहिक हैं। पीरियड के इख्तिताम पर हम क्लासरूम से बाहर निकल आए थे। कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा लिए थे और चंद एक वाशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार बाकी लोगों से थोड़ा सा हट कर खड़े हो गए। मैं उसे इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास बातों से आगाह करने लगा। उसी वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। हाय, आई एम जेनिफर। उसने बेतकल्फी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम ना भी बताती तब भी मुझे उसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो गया होगा। और उसकी वजह उसके अलावा कोई और नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। तारुफ तो हो चुका, कैप्टन जेनिफर हैंडसले। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं कि अपनी खूबसूरती न जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। उसने शौकी से कहा, अच्छा ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले काले रंग के सूरन मिंग से था। मिस्टर सूरन, तुम्हारा एक मिनट जाया कर सकता हूँ? मैंने सूरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सूरन मिंग ही है ना? मैंने उसे मुसाफा करते हुए खुश इखलाकी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़ह तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वाशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सूरन मिंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहका लगाकर मुझे वाशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जा किया, जहां से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, उसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला रेगन वाज भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है। जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। वो बेचारा इसराइली, अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा न देता। तो इस इसराइली दुशीजा का क्या नाम रखते? जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइली दुशीजा की जानिब इशारा किया, जिसे दोनों हिंदुओं ने घेरा हुआ था। यूं भी यहूदो हनूज की आपस में गाड़ी छिनती है और इस दोस्ती को तकवीयत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कॉटलैंड न रखना। बहरहाल स्कॉटलैंड न रखता तो क्या रखते? बेशक उसके बाप का नाम वाटसन था। बेशक उसके बाप का नाम वाटसन न होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी कैट वाटसन का नाम दोहराया। मैं तुमसे मुतासर हो रही हूँ। जेनिफर की मुस्कुराहट में हैरानी थी। और मैं एंड्रिया बर्टन से। मैंने दूसरी इसराइली दुशीजा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास दावत नजारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास जेब तन किया है। अगर तुम्हें वो इस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास इससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। जेनिफर मानी के अंदाज में बोली। मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, तुम जीन्स में ही बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। जहां तक मैं समझा हूँ अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। सूरन मिंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाजा लगाया। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। सूरन मिंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन दो इंडियन के नाम याद रह गए हैं, वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका है। तुम शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। ये ले जी मिस अमेरिका। भाई को इनके नाम भी याद हैं। मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सूरन मिंग को उसका नाम नहीं आता। शुक्रिया मिस जेनिफर। अब कम अज कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं भूलेगा। तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोजाना इम्तिहान लेती रहा करना। इसी बहाने हम भी ये खूबसूरत और सुरीली आवाज सुन लिया करेंगे। उसकी बात पर जेनिफर ने खूबसूरत सा कहका उछाला और इससे पहले कि हम में से मजीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो चुका था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब आप अपना तारुफ भी करवा दें। मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया, जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। जीजान। उसने अजीब से तलफ्फुज से मेरा नाम लिया। बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मजीद मिट्टी प्लीज कराने का हौसला नहीं था। इससे कुछ बाइद नहीं था कि तलफ्फुज ठीक करते करते अगली मर्तबा जाने क्या कह देती। अगर मैं सिर्फ जी कह लिया करूं तो। उसने शौक नजरों से मेरी जानिब देखा। बदले में तुम भी मुझे जैनी कह लेना।
मैंने कहका लगाया, नहीं मैं सिर्फ जी कहूंगा। जी? वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। ये भी बता दूं, जी हमारे यहाँ खुद से ज्यादा मर्तबा वाले शख्स को इस बाती जवाब देने के लिए जी कहा जाता है। वो बेसाख्ता हंसी, वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूँ ना, आखिर को कैप्टन हूँ। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर इंस्पेक्टर की जानिब मुतवज्जा हो गया था। जेनिफर मेरे और सरदार के दरमियान ही बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा टी ब्रेक करने के लिए मिला। मैस नजदीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय या कॉफी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए काफी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू वो पूछने लगी, मिस्टर जी पहले पीरियड में तुम इस इंडियन से क्यों तलख हो रहे थे? जेनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। वो हमारी तालीम पर भक्ति कस रहा था। अंग्रेजी न जानने से तालीम का क्या ताल्लुक? उसने हैरानगी से पूछा। मैंने कहा, यह बात कम अज कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे तो बस यादाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ, एक शर्त पर। वो मानी खेज लहजे में बोली, शर्त सुने बगैर कम अज कम किसी खूबसूरत लड़की को हान नहीं करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो, यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता देता हूँ। जवाबन उसका मुतरन्नम कहका गूंजा। उसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहां मुसले ने लड़की देखी वहीं राल टपकानी शुरू कर दी। ये बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से ही तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस देते हो। तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला, तुम अपनी हद अबूर कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना जरूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो चुकी है। जेनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीन अड़सने लगा। गो उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। मिस्टर खान प्लीज। जैनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो उर्दू ही में जैनी से मुखातिब हुआ, इस खंजीर के बच्चे को जुबानी बात समझ में नहीं आता बीबी। सरदार तुम बैठो, मैंने उन्हें उनकी जुबान में समझा दिया है। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों की जानिब बढ़ गए थे। जी तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? तुम लोग रशियन और चाइनीज के खिलाफ क्यों हो? ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदगी से कहा, बता तो दिया है। ओके, रूखे लहजे में कहते हुए वहां से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी उसे बनाने के बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। यार सरदार, खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग या बॉर्डर पर नहीं हैं कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। माजरत ख्वाह हूँ जीशान भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा, उसने नादम होकर कहा। ट्रेनिंग के मैदान में उन्हें नीचा दिखाकर हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, सरदार खान ने पुरज़म होकर कहा। अच्छा चले, ब्रेक खत्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं खड़ा हो गया। सरदार ने भी इस बात में सर हिलाते हुए मेरी तलकीद की थी। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें यह कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा। शाम को कोई क्लास वगैरह नहीं थी। हम दोनों ट्रैक सूट डालकर पीटी ग्राउंड में चले गए। बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ था। 400 मीटर के ट्रैक पर 20 चक्कर लगाने के बाद हम दोनों जिम में घुस गए थे। एक अच्छे स्नाइपर के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से सेहतमंद होना जरूरी होता है। इसके साथ इसमें बला की कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। सरदार खान की तरह जोशीले स्नाइपर ज्यादा देर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, क्योंकि दौरान मिशन ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां जिल्लत अमेज बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। अपने साथी को आंखों के सामने मरता देखकर दम साध कर लेटना पड़ता है। उसके कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाने की सकत होने के बावजूद उसे छोड़ देना पड़ता है। और फिर भूख प्यास का तो स्नाइपर के साथ जन्म जन्म का साथ है। ये ऐसी बातें हैं कि स्नाइपर की ट्रेनिंग की शुरुआत के साथ उस्ताद अपने शागिर्दों के ज़हन में डालना शुरू कर देते हैं, मगर वक्त पड़ने पर बहुत कम स्नाइपर इन बातों पर पूरा उतरते हैं। हम जिम से बाहर निकले तो सूरज गरूब होने वाला था। कमरे में जाकर हमने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और कपड़े बदलकर शाम की नमाज वही कमरे में पढ़ ली। रात को डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर तमाम से मुलाकात हुई।
जेनिफर मुझे श्रीकांत के साथ घूमती नजर आई, मगर मेरे लिए यह बात किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। यूं भी मैं यूसुफ सानी नहीं था कि वो मेरे इतराफ में घूमती रहती। इतनी गपशप भी उसने जाने किस लिए कर ली थी। सबसे बढ़कर मैं खुद भी उसके साथ ताल्लुक रखने के हक में नहीं था कि किसी लड़की की गुर्बत में मुझसे कोई गलत काम भी हो सकता था, और फिर लड़की भी जेनिफर जैसी जो लाखों में एक हो। सबसे बढ़कर उस वक्त मैं पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर रहा था। गो इस इलाके में औरत की गुर्बत को गलत नहीं समझा जाता, मगर मेरा दीन और मुआशरा तो इस ताल्लुक को बुरा गर्दानता है, और मेरे लिए यही काफी था। डाइनिंग टेबल पर हराम और हलाल हर किस्म की खुराक दस्तयाब थी। हलाल खाने वालों के लिए बर्तन तक अलहदा दस्तयाब थे। हलाल खाने में सब्जी, चावल और चिकन की डिशें बनी थी, जबकि दूसरों के लिए जो कुछ पका था ना तो हम इन डिशों से वाकिफ थे और ना वाकफियत का कोई शौक ही था। इसलिए हम अपने खाने की जानिब मुतवज्जा रहे। हम वहाँ पर 10 मुसलमान थे। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हम सारे मुस्लिम खाने की टेबल पर इकट्ठे हो गए थे। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम चाहे किसी भी कौम, इलाके या मुल्क से ताल्लुक रखते हों, खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की एक अनदेखी डोर उन्हें आपस में बांधे रखती है। खाने के दौरान एक बार फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मसला सरदार खान के लिए था कि उसे उर्दू और पश्तो के अलावा कोई जुबान बोलना नहीं आती थी। उसके लिए मुझे ही मुतरज्जम के फराइज अंजाम देना पड़ते। खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे की जानिब चल दिए कि दूसरी खराफात के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। जेनिफर भी मुझे अकेली ही एक्सपोर्ट कार की तरफ बढ़ती दिखाई दी। शायद वो बाहर किसी से मिलने जा रही थी। यूं भी इस उम्र में अमेरिकन लड़कियां दर्जनों बॉयफ्रेंड भुगता चुकी होती हैं। हमारे कमरे के अंदर भी एक LED मौजूद थी, मगर हम दोनों की दिलचस्पी स्नाइपिंग के मुतल्लिक किताबों और स्नाइपर फिल्मों के साथ थी। एक शेल्फ में स्नाइपिंग के मुतल्लिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद थी। कुछ स्नाइपर राइफल के मुतल्लिक थी और कुछ मुख्तलिफ स्नाइपर्स के तजुर्बात के बारे में थी। कमरे में एक कंप्यूटर और दर्जनों CDs भी मौजूद थी। हम स्नाइपर की जिंदगी के मुतल्लिक एक मालूमाती फिल्म लगा कर देखने लगे। मैं ये तो नहीं कहता कि एक अमेरिकन सिपाही पाकिस्तानी सिपाही से बेहतर है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उनकी तरबियत बहुत बेहतर और जदीद सहूलियात को बरोकार लाकर की जाती है। जैसे हम स्नाइपर कोर्स के लिए आए थे तो ट्रेनिंग मैदान के अलावा हम तमाम के रहायशी कमरों में भी उन्होंने ऐसी सहूलियात मुहैया कर दी थी कि हम अपने कमरे में आराम करते वक्त भी स्नाइपिंग के मुताल्लिक काफी कुछ सीख सकते थे। कोई भी इंसान कभी अपने फन में काबिल नहीं होता और कोई भी अक्लमंद जिंदगी के किसी मरहले पर यह कहने की जिसारत नहीं कर सकता कि अभी उसे सब कुछ मालूम है। बकौल सकरात सबसे ज्यादा जानने वाला वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। फिल्म देखने के दौरान मैंने सरदार हुसैन से कहा, आज के बाद हम पश्तो में गुफ्तगू करेंगे। क्या मतलब? उसने हैरानगी से पूछा। मतलब ये खान साहब कि मुझे पश्तो सीखने का शौक है और अब एक खान की सोहबत भी मुयस्सर आ चुकी है, तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। और इस बारे मुझे उस्ताद उमर दराज ने भी ताकीद की थी। उस्ताद उमर दराज? हाँ, उस्ताद उमर दराज। मैंने उसे उस्ताद उमर दराज से होने वाली मुलाकात का हाल सुना दिया था। बड़े खुशकिस्मत हो यार। मैं भी कहूँ एकदम तुम्हारा फायर मुझसे बेहतर कैसे हो गया। ये तो है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वैसे पश्तो सीखना किसी फारिग वक्त के लिए मुअक्कर कर देते तो ठीक था। कहीं स्नाइपिंग ट्रेनिंग ही से हाथ न धो बैठो। फिक्र न करो, मैं मजाहिया लहजे में बोला और कहका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। पीरियड शुरू हुआ तो एक अधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोक आवाज सुनाई दी। वो सूरन मिंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नीम प्लेट लगी है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले क्लार्क और डोलंड पास्को तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोलंड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये यहूदी मुझे काफी दफा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार ने अपनी रफ्तार तेज करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। उन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक की 1 या 2 चक्कर लगाने हैं बोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और उन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो चुकी थी। यार दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले चक्कर ही में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। देख लिया, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे जिशान। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। तो चिढ़ाते रहे, हमें जरूरत ही क्या है चिढ़ने की। ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना।
तुम्हारा हर बात में अलहदा फलसफा होता है। कल इस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें इसके खफा होने पर गम है या इसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं उसे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ न घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ होती है। अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? चिनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी बाजी को क्या पता कि उसका शोहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी वो हमारी बहन फौरन सूंघ लेती है। यार मजाक उड़ाने की कोशिश न करो, मैंने यूं ही कह दिया था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन हंस कर खामोश हो गया था। ज्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी कैट वाटसन भी उसके हमराह थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बलाई लिबास भी फक्त ब्लाउज पर मुश्तमिल था। मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानगी होती। वहाँ की औरतों के नजदीक तो वो एक मुकम्मल लिबास था। बेहया औरतें। सरदार ने नाक मुंह छुड़ाई। देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज होता है, इससे मोहब्बत कौन करता है? वो फलसफियाना लहजे में बोला, मोहब्बत न सही, हिंदू के बच्चे से जंग तो है ना। सरदार जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो? वो खिफत से बोला, जीशान भाई तंज कर रहे हो तो और क्या करूं? तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों की पुश्त को घूरने लगा, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास देवतन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असर रंग छुपाने के अलावा किसी अज़ू को छुपाने की एहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह के स्किन टाइट पजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल्स हम वतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार रहा था। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर इनके करीब आने के मुंतजिर रहे। जैसे ही वो दोनों इनके करीब पहुंची, वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौक जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मैनी खेत लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें ये जता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आजकल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टली। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे इसके जायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है इसे। यूं भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे में मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बच्चे यहाँ फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनूई कहका लगाया, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने भी कहका लगाकर उसका साथ दिया था। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटी रखे सब कुछ उसकी गोश गुजार कर दिया था। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भभूखा होकर मेरे पास आई। वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई, तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन, मैंने इत्मीनान भर लहजे में जवाब दिया। मिस्टर कांत को तो की है ना? उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ा। नहीं, श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी जात को गुफ्तगू में घसीट रहा था, तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। मिस्टर जी, अपनी हद में रहो। कैप्टन जेनिफर हेंसले, मेरा नाम राजा जीशान हैदर है। अगर नाम मेरा नहीं आता तो प्लीज मुझे मुखातिब न करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? सार्जेंट रेगन वाच हमसे थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर उसने मेरे नजदीक आकर पूछा, नहीं शुक्रिया दोस्त, कैप्टन जेनिफर हेंसले को कोई गलत फहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगन वाच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। क्यों, पठान होना कोई बुरी बात है क्या? तुम लोग पठानों को बेवकूफ समझते हो ना? बिल्कुल गलत। ये किसने कहा पठान बेवकूफ होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रात और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में जरा जल्दी आ जाते हैं। असल बात बताओ, मुझे टरखाने की कोशिश न करो, कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं। ये कहकर मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भोंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे थे, बिल्कुल आजकल के इंडियन फिल्मों के हीरोज की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बाजिद नजर आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात के फिल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डिमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे वो किसी अमेरिकन लड़की को मुतासर कर सकते।
खैर ये मेरी जाती राय है, जरूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ मसल्स देख कर ही मुतासिर होती हूँ, उनकी कोई दूसरी खूबी भी उन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मशक के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकल आए थे। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया था। एक बात कहूँ जीशान भाई, मुझे लगता है कि ये गोरी तुम्हारी जात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार सामने की बात है, वो कल से इन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा ख्वामुखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चिनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका आए रोज का मामूल था। अब देखो वो मेरी बीवी है। खान साहब, साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो। वो चिनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शोहर नाम की मखलूक के लिए बराबर खतरनाक होती है। वैसे जीशान भाई, मुझे तो चिनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी जिद पर बहुत प्यार आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत उसके गुस्से में होता है, उसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा। मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाजा इस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जिरा करती हैं, और खफा होकर या रूट कर भी अपने खावंद का इतना ही ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बगैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने ला धरना, बेतुजी जाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन खत्म तो नहीं हो गया या पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए ऐसी हरकत करना कि शोहर को मालूम होता रहे कि बेगम साहिबा जाग रही हैं, सोई नहीं, और शोहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर लातल्की का अंदाज लिए शोहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायजा लेना, ऐसा कोई मशरकी बीवी ही कर सकती है। मगरब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर ही मर्द औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हसूल होता है। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर ल्यूपोल्ड साइट के मुतल्लिक तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेप पठान थे। अंग्रेजी जुबान पर उन्हें अच्छा खासा अबूर था। जेनिफर उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहां से दूर होने की वजह मालूम नहीं हुई थी, क्योंकि जेनिफर की तरफ उसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर जाकर हम रुके थे, वहां जापानी लिजोना अपने साथी के साथ ऐसी जुबान में महवे गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर रहे कि तुम मुझे इतनी तेजी से यहाँ तक खींच लाए हो। सरदार तंजिया अंदाज में मुस्तफसर हुआ। खान भाई, लिजोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की जानिब उसे मुतवज्जा किया। लिजोना अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानिब घूरता पाकर मुस्कुराकर अदब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी उसके अंदाज में झुककर उसे आदाब किया। उसका साथी और सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। लिजोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय लिजोना, मैं ज़ीशान और मेरा साथी सरदार खान है। मैंने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतबाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू ज़ीशान एंड थैंक यू सरदार। उसका साथी भी हमें खुशदिली से मिला था। उससे मुसाफा करके हम उनके साथ ही रुक कर गपशप करने लगे। मैंने कुनखियों से जेनिफर की जानिब देखा। वो हमारी जानिब ही मुतवज्जा थी। उसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे खुश फहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे खूबसूरत और कदावर थे। मैं तो शायद उनके अशरे अशीर भी नहीं था। दरमियानी का दुकामत, रंगत भी हल्की सांवली, जिसे ज्यादा से ज्यादा गंदमी कहा जा सकता था। अफगानिस्तान से आने वाले दोनों हजरात तो 6 फुट से भी निकलते हुए कद के थे। सुर्ख और सफेद रंगत और सेहतमंद जिस्म, बिलाशुबा मगरबी तहजीब में पली भड़ी इन औरतों के लिए वो आइडियल साथी थे। उन दोनों के अलावा भी वहाँ काफी खूबसूरत मर्द मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद जेनिफर का यूं मुझ में दिलचस्पी लेना मुझे हजम नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, मैं किसी मखसूस ओहदे पर विराजमान कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि एक लड़की के अपनी जानिब माइल होने को किसी साजिश का नाम दे दूं। इसी तरह कोई अल्लड़ दोशीज़ा भी नहीं कि अपनी इज्जत व असमत का खौफ लाहक हो। गो मर्द की भी इज्जत होती है, मगर फी जमाना इसका ख्याल भी औरतों ही को करना पड़ता है। खुद मर्द को ऐसी कोई तगोदो नहीं करना पड़ती कि उनकी इज्जत महफूज रहे। अपने ताई मैं यही कर सकता था कि उसे नजरअंदाज करता रहूं, और यही मैं कर रहा था। शायद ये दिलचस्पी की बजाय नफरत हो। मेरे दिमाग में एक नाकाबिले कबूल सोच लहराई। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी हुई और मैं सर झटक कर क्लासरूम की चारिम बढ़ गया। 3 दिन ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे पढ़ाने के बाद चौथे दिन हमें अमली तौर पर फायरिंग रेंज पर ले जाया गया। जदीद सहूलियात से मजीद वो एक बेहतरीन फायरिंग रेंज थी। यहाँ पाकिस्तान में आउटडोर फायरिंग रेंज में मुख्तलिफ फासलों पर फायर करने के लिए फायरर को हदफ से दूर जाना पड़ता है और हदफ एक जगह पेवस्त होते हैं। वहाँ इसके बरक्स हरकती हदफ लगे हुए थे। फायरर को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ता था। बटन दबाकर हदफ को 25 मीटर से लेकर 30,000 मीटर के फासले तक बआसानी करीब या दूर किया जा सकता था।
क्लास के तलबा की तादाद के बराबर रेंज मास्टर स्नाइपर राइफल्स दस्तयाब थीं। तमाम स्नाइपर्स को अलग-अलग राइफल मिली। हर एक ने अपनी राइफल को खुद ही फायर के लिए दुरुस्त करना था। रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। रेंज पर 10 हदफ नस्ब किए गए थे और हर हदफ ताकतवर कैमरे की जद में था। एक फायरर अपने हर फायर के बाद करीब लगे स्क्रीन पर फायर शुदा गोली को बआसानी देख सकता था। अगले 2 दिन हमने मुख्तलिफ फासलों से हदफ पर फायर करने में गुजारे। फायरिंग की कार्रवाई दोपहर तक होती, इसके बाद हम वापस आ जाते। दूसरे दिन फायर के इख्तिताम पर इंस्ट्रक्टर ने हमें अगले दिन फाइनल फायर के मुतल्लक बता दिया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट का इख्तितामी फायर था। उसके बाद स्नाइपर कोर्स की शुरुआत होना थी। हम दोनों अपनी अपनी राइफल कमरे ही में उठा लाते थे। वहाँ राइफल कमरे में लाने की इजाजत थी, अलबत्ता किसी भी स्नाइपर को एमुनेशन कमरे में ले जाने की इजाजत नहीं थी। सरदार खान मुझसे मुखातिब हुआ, जीशान भाई, कल हिंदुओं को आगे न बढ़ने देना। सीनियर तुम हो सरदार भाई, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लांस नाइक और सिपाही में फर्क ही कितना होता है। मैं हंसा, ये तुम्हारी सोच है। पाक आर्मी में तो एक दिन पहले आने वाला सीनियर गर्दाना जाता है और तुम 2 मुख्तलिफ रैंकों को मुबासल करने के चक्कर में हो। वो तरकी बोला, मगर ये पाकिस्तान तो नहीं है ना। मैं कब पीछे रहने वाला था, फौरन जवाब दिया, हम तो पाकिस्तानी है ना भाई। तुम शायद भूल रहे हो वहाँ पहले नंबर पर कौन आया था। पहले नंबर पर आने से ओहदे में फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अच्छा मजाक छोड़ो ना यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये भी देखो कि तुम्हारा फायर मुझसे कहीं बेहतर है। ठीक है, फिलहाल तो राइफल को साफ कर लें। मैं इस बात में सर हिलाते हुए क्लीनिंग रॉड में चंदी डालने लगा। वो भी अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जा हो गया। राइफल की बैरल फायर के बाद अंदर से बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। फायर से पैदा होने वाली आलूदगी राइफल की बैरल के अंदर जम जाती है। अगर इस आलूदगी को साफ न किया जाए तो बहुत जल्द बैरल अंदर से खराब हो जाती है। नतीजे के तौर पर राइफल फायर के काबिल नहीं रहती। एक अच्छा स्नाइपर अपनी राइफल की सफाई का एहतमाम अपने चेहरे से भी ज्यादा करता है। अगले दिन फायरिंग रेंज पर पहुंचते ही हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर जेम्स मैथोनी हमें इख्तितामी फायर के मुतल्लक जरूरी हदायत देने लगा। आज लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट से फायर करने का इख्तितामी मरहला है। किसी भी सिखलाई की क्लास में अगर मुकाबले की फिजा पैदा न की जाए तो सिखलाई के अंदर तलबा की दिलचस्पी न होने के बराबर होती है। यही वजह है कि आज इख्तितामी फायर के बाकायदा नंबर दिए जाएंगे। हर स्नाइपर को 5 गोलियां दी जाएंगी, जिन्हें वो अपनी मर्जी से किसी भी फासले पर से फायर कर सकता है। फासले की इकाई 300 मीटर है और यहाँ से एक गोली के हदफ को लगने के नंबर इशारिया 25 होंगे। 500 मीटर से एक गोली के नंबर इशारिया 50, 700 मीटर से एक गोली का 1 नंबर, 1000 मीटर से एक गोली के 2 नंबर, 1500 मीटर से एक गोली के 3 नंबर और 1800 के फासले से एक गोली के 6 नंबर होंगे। कोई भी फायरर अपनी तमाम गोलियां 300 मीटर के फासले से भी फायर कर सकता है और 1800 मीटर के फासले से भी, बल्कि 1900 या 2000 मीटर से फायर करने की भी ममानत नहीं है। 1900 मीटर पर एक गोली के 9 नंबर होंगे। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि लियोपोल्ड साइट की रेंज 2000 मीटर तक है, मगर मैं खुद 1700 के बाद हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, पीटर स्मिथ। वो 18 मीटर के फासले से हदफ को निशाना बना लेते थे, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता, क्योंकि करीबन 2 माह पहले वो वफात पा चुके हैं। खैर ये ज़िमनी बात थी। मैं तुम लोगों के हौसले को महमीज नहीं करना चाहता। और याद रखना कि ये फायर जोड़ियों की सूरत में हो रहा है, इसलिए 2 आदमियों के नंबर मिलाकर निताज का ऐलान किया जाएगा। अब तमाम स्नाइपर्स अपने फायरिंग अड्डों पर तशरीफ ले जा सकते हैं। मेजर जेम्स मैथोनी की बात खत्म होते ही हम फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। मैं सरदार खान को फायरिंग की हदायत के मुतल्लिक बताने लगा। मेरी बात अभी दरमियान में थी कि मुझे मेजर जेम्स मैथोनी ने पुकारा। मिस्टर जीशान, वो मेरे नाम में अलफ को हज़फ कर देते थे। जी सर, मैंने रुक कर जवाब दिया। मेरे पास आ सकते हो? यस सर। कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की समत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेम्स मैथोनी की जानिब बढ़ गया था। उसके नजदीक जेनिफर हेंसले, यहूदी डोनाल्ड पास्को, जापानी मान जिन ली, श्रीकांत और जमील खान अफगानी खड़े थे। जी सर। मैंने करीब जाकर उसे सल्यूट किया। सर के इशारे से मेरे सल्यूट का जवाब देते हुए वो गोया हुआ। तमाम को बुलाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस फायर की कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों का फायरिंग रिजल्ट सबसे अच्छा है। आज फाइनल टेस्ट है और मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोजीशन पर तुम्ही में से कोई खड़ा नजर आए, लेकिन ये याद रखना कि किसी अकेले की कारकर्दगी उसे पहला नंबर नहीं दिला सकती। स्नाइपिंग में अपने साथी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कैप्टन हेंसले, तुम्हारे पास तो साथी के चुनाव की 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह मिस्टर डोनाल्ड के पास भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये अपने किसी भी हमवतन का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसलिए एहतियात की जरूरत है। पहले 3 पोजीशनों का हासिल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए जरूर काबिल फख्र बात होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी सर। हमने बैक जुबान कहा।
उसी वक्त फायरिंग की आवाजें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो गई थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेजर जेम्स ने हमें वापस जाने का इशारा किया और हम अपने अपने फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। वहाँ चूंकि फायरिंग के 10 अड्डे बनाए गए थे, इसलिए हर अड्डे पर 7-8 स्नाइपर फायरिंग करते थे। हमारे अड्डे पर इंडियन और नेपाली स्नाइपर भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस लिहाज से बाकियों से खुशकिस्मत था कि मेरा साथी भी एक अच्छा फायरर था। ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा थी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले की दिलकश आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐलान किया था, उसने मेरे सर पर बम फोड़ डाला था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सरदार खान ने 300 मीटर के फासले से 5 गोलियां कामयाबी से हदफ पर हिट कर दी हैं। वो दूसरे कुछ नाम भी ले रही थी, मगर मेरे दिमाग में साई साई होने लगी थी। मेरे साथ चलने वाले श्रीकांत ने कहका लगाया, लो जी साथी, तुम्हारे बड़ी ने कामयाबी से 5 गोलियां हदफ पर मार दी हैं और एक निशाना भी खता नहीं हुआ। गम गुस्से को जब्त करता मैं फायरिंग अड्डे पर पहुंचा। सरदार खान, ये क्या कर दिया? मेरा लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि वो परेशान न होता। क्या हुआ जीशान भाई? देखो तो मैंने तमाम गोलियां हिट कर। मैंने झल्ला कर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि फायरिंग शुरू करो? मुझे उसने कहा था। उसने राजपाल की जानिब इशारा किया। राजपाल मासूमाना लहजे में कहने लगा, मैंने तो फक्त इतना बताया था कि हर स्नाइपर को इजाजत है वो जिस फासले से चाहे फायर करे। और क्या ये गलत है? जीशान भाई, आखिर माजरा क्या है? मुझे भी तो बताओ, क्या गलत कर दिया है मैंने? और तुम्हें मालूम तो है मुझे अंग्रेजी जुबान नहीं आती। श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, इसलिए मशवरा दिया था कि पढ़ लिख कर आना था। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज अपने काम से काम रखें और ये सारा कसूर तुम्हारे साथी का है। उसे क्या जरूरत थी आधी बात बताने की? राजपाल ने तलखी भरे लहजे में कहा, मैं किसी का नौकर नहीं कि तर्जुमा करता फिरूं। साथ ही श्रीकांत ने लुकमा दिया, हमें दोष देने की बजाय अपने साथी को झिड़को। राजपाल की हरकत घटिया होने के बावजूद मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। सरदार खान भी बराबर का कसूरवार था, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ आओ सरदार। मैं वापस मेजर जेम्स की जानिब मुड़ गया। सरदार भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। जीशान भाई, बताओ तो सही, हुआ क्या है? सरदार ने परेशानी भर लहजे में पूछा। यार सरदार, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। हिंदू को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने उसका एतबार कर लिया। उसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, जब हर आदमी की मर्जी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे, तो क्यों ना 300 से फायर करके इस हिंदू का मुंह तो बंद कर दूं। यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले उसने मेरी पीठ थपथपा कर मुझे शाबाश दी थी। हाँ, शाबाश तो उसने देना थी कि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब कि 300 के फासले से 1 गोली लगने के इशारिया 25 नंबर है और तुम्हारे 5 गोलियों के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। अब बस मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं और इन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया था। उसे गलती का एहसास तो हो गया था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जाने बातें देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फाइट का जायजा ले रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जिशन, तुम्हारे साथी ने क्या बेवकूफी का मुजाहिरा किया? सर, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये असल में इंग्लिश जुबान से नाबलद थे। राजपाल ने इसे मिस गाइड किया और उसने तमाम गोलियां 300 के फासले से फायर कर दी। तो इस जमन में मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर मेरे साथी को दोबारा मौका दिया जाए। नहीं जिशन, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह तो वो तमाम जो एक दफा फायर कर चुके हैं दोबारा फायर करने पर इसरार करेंगे। मुआजरत ख्वाह हूं, बस इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। ओके सर। मेजर जेम्स का हाथ में लहजा सुनकर मैंने मजीद मिन्नत जारी से परहेज करते हुए वापस जाना जरूरी समझा। मैं माफी चाहता हूँ जीशान भाई। सरदार खान ने उन नदामत भरे लहजे में कहा, मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। अच्छा छोड़ो यार, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद पोजीशन हमारी किस्मत में ही नहीं थी। वापस फायरिंग अड्डे पर जाकर मैं श्रीकांत पार्टी को फायर करते देखने लगा। खुद मेरा जीप बिल्कुल फायर से उचाट हो गया था। श्रीकांत ने 1500 मीटर से 4 गोलियां हिट की और उसकी 1 गोली खता हो गई थी। फायर अड्डे से पीछे हटकर उसने मुझे फायर करने की दावत दी। शुक्रिया, आप जारी रखें। मेरा मूड सख्त आप था। श्रीकांत ने महनी खेज हंसी के साथ नेपाली स्नाइपर को दावत दे दी। दोनों नेपाली स्नाइपर फायर करने लगे। उसके बाद राजपाल ने अपनी 5 गोलियां 1000 मीटर के फासले से फायर करके 10 नंबर हासिल कर लिए। जेनिफर ने 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से कामयाबी से हिट करके 15 नंबर हासिल कर लिए थे। जेनिफर के साथी ने भी 10 नंबर हासिल कर लिए थे। पहली पोजीशन पर 25 नंबर के साथ जेनिफर पार्टी विराजमान थी। 24 नंबर हासिल करके इसराइल का डोनाल्ड पास्को और उसकी साथी स्नाइपर एंड्रिया ब्रिटन दूसरी पोजीशन पर थी, जबकि 22 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर जापानी और इंडियन स्नाइपर्स की टीमें आई थीं। सबसे कम नंबर हमारी टीम के थे। 1.25 नंबर के साथ हम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे। ताहम अभी तक मेरे पास 5 गोलियां मौजूद थीं। मेरा नाम अनाउंस करके मुझे मुतल्ला किया गया कि फायर से रह जाने वाला मैं अकेला स्नाइपर बाकी हूँ। उसी वक्त जेनिफर भी वहां पहुंच गई। शायद मुझ पर तंज करने आई थी। तीसरी पोजीशन की मुबारक हो मिस्टर कांत। वो बाआवाज बुलंद श्रीकांत को मुबारक देते हुए बोली, शुक्रिया कैप्टन, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। सही कहा, वो तंजिया लहजे में कहने लगी। वैसे हमने और तुम्हारे पड़ोसियों ने ब्रैकेट बना दी है।
एक साइड पर हम और दूसरी जानिब तुम्हारे हमसाए। भला वो कैसे? श्रीकांत मुझे चलाने का कोई मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था? वो इत्मीनान से बोली, अव्वल हम और सबसे पीछे पाकिस्तान, दरमियान में बाकी सब। जवाबन श्रीकांत कहका लगाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं कैप्टन, मिस्टर जीशान की 5 गोलियां बकाया हैं, यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर ले लेगा। 1.25 नंबर उनके पास पहले से मौजूद है, बस 3.25 नंबर लेकर हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने बावाज बुलंद इस्तजाही कहका लगाया। मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। सरदार उनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था, मगर ये अंदाजा उसे जरूर था कि वो हमारे मुतल्लक ही कुछ कह रहे हैं। मगर इस वक्त वो इतना पेशेमा था कि गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने मेजर जेम्स को अपनी जानिब आते देखा। आर यू फाइन मिस्टर जीशन? करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसर हुआ। यस सर, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम फायर नहीं कर रहे हो? कोई मतला नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे की जानिब बढ़ा। सुनो, मेजर जेम्सन ने मुझे मुतवज्जा किया। तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन ले सकते हो। उस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर है। 1500 मीटर से 5 गोलियां। श्रीकांत ने कहका लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी उसका साथ दिया था। मैं उनके कहके पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदेह पोजीशन लेटी पोजीशन होती है। इसी हालत में एक फायरर के तमाम आजाब पुरसकून हालत में होते हैं, और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती है। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइड पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नाब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शस्त्र ली और सांस रोक कर ट्रैगर दबा दिया। साथ लगे स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहका पहुंच गया था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सिटपटा कर साइड पर लगी डिफ्लेक्शन नाब को देखा। डिफ्लेक्शन नाब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी, और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नाब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने अपने कमीने और कमजोर दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नाब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था, और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन और कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नाब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नाब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली 3 गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तजाही कहकों का बदला ले सकता था। यही सोचते हुए मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा, और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। सठिया गया है। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर अंडेला था, मगर मैं तमाम से बेनियाद निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइड के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। खाली आंख से नजर न आने वाला हदफ साइड के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रैगर दबा दिया। शाबाश। मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंख बंद कर ली थी। आंख खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शस्त्र साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त। मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समातों में रस घोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा, दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था, मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। क्या हुआ? मिस्टर जेम्सन ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने असाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर, कहकर मैंने एक गहरी सांस ली। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्सन ने इस्तरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। शायद ऐसा ना हो। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके, मैं कुछ नहीं कहता।
मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पुजमर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था। जी जीशान भाई कहकर मेरे करीब आ गया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया इस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे। और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है, किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। फिर सरदार का हाथ मुझे अपने शफीक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। जीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना इसके पास सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा। और हारना तो दुनिया का आसान तरीन काम है। हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, हार जाओगे। मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन की तरफ बढ़ा। बटन दबाते ही हदफ आगे को सरकने लगा, यहाँ तक कि स्क्रीन पर 1900 मीटर का हिंसा चमकने लगा था। अगर मैं 1900 से गोली हिट कर लेता तो मुझे 9 नंबर मिलते और 25 नंबरों के साथ हम पहली पोजीशन हासिल कर लेते। अपनी जिस्मानी हेत दुरुस्त करके मैंने राइफल के बट को अपने दाएं कंधे में फंसाया। बायां हाथ बट पर रखकर मैंने राइफल को मजबूती से जकड़ा। अपनी बाईं आंख बंद करके मैंने दायां गाल मखसूस जगह पर टिकाकर आंख को टेलीस्कोप साइड के अदसे से बराबर फासले एडजस्ट किया और मेरी दाईं आंख की दीद टेलीसाइड के अदसों से गुजरती हुई 1900 मीटर दूर मौजूद हदफ पर जा रुकी। मैंने शस्त्र दरमियानी नुक्ते से जरा नीचे ली थी, क्योंकि 1800 मीटर के फासले से फायर होने वाली गोली दरमियानी नुक्ता से चंद इंच ऊपर लगी थी। दाएं हाथ की शहादत की उंगली ने ट्रैगर के गिर्द अपना घेरा तंग किया और फिर सांस रोकते हुए मैंने ट्रैगर प्रेस कर दिया। इसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा जमीन पर टेक दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई थी और फिर इस खामोशी को मेजर जेम्सन की पाटदार आवाज ने तोड़ा। नाकाबिले यकीन